मैं एक पिछड़े वर्ग से आता हूँ। अच्छा। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे मेरी जानकारी इस फील्ड में बढ़ी। जैसे मैंने अपनी कोचिंग की तैयारी की जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से, तो मुझे वहाँ पर बहुत ही अपने सहपाठियों का साथ मिला जिन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया कि कैसे तैयारी करनी है, काफ़ी गाइडेंस दी। मेरी फैमिली मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जिन्होंने मेरा हमेशा मोरल बूस्ट किया है और मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। जहाँ तक मेरा एनालाइजेशन है, मुझे लगता है कि मेरा मेंस ज़्यादा अच्छा गया होगा। मैंने काफ़ी राइटिंग स्किल्स पे काम किया था। भले ही हम 2-3 पेज लिखें, लेकिन हमें अपने लिखने की प्रैक्टिस को जारी रखना चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मेहनत के साथ साथ आपको एक टाइम बाउंड पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो मतलब एक सिटिंग के दौरान आपको पढ़ाई पर फोकस रहे और इधर उधर डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, मोबाइल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बरतनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें याद रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार पढ़ने पे ही याद होती है। तो हमें ये चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद नहीं हो रही है उसे एक नोट्स के फॉर्म में हम लिख लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल ही 7 अप्रैल को यूपीपीएससी की रिजल्ट आई है 2022 की, और उस रिजल्ट में एक नाम फहद अली साहब का भी है, जिन्हें डीएसपी की पोजीशन मिलने वाली है। यूपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये भी जानने की कोशिश करूँगा। साथ में सर की जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या फैमिली बैकग्राउंड, वो भी जानने की कोशिश करूँगा। साथ में स्ट्रगल, ये अचीवमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसके पीछे भी बहुत सारा स्ट्रगल होगा, तो ये भी बात करूँगा। सबसे पहले सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम फहद अली है और मेरा इस बार यूपीपीसीएस 2022 में चयन हुआ है एज अ डीएसपी। और मेरे फैमिली में 4 मेंबर हैं और मेरा एक यंगर ब्रदर है, वो एक एमबीबीएस कर रहा है। बाकी मेरे पिताजी हैं और माताजी हैं। मेरे पिताजी एक शॉप चलाते हैं और वो किसान हैं। मैं बेसिकली मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो विलेज मातीपुर उर्फ मैनी मेरा गांव है, पोस्ट सड़करा खास। और मैं यूपीपीसीएस की तैयारी सन 2018 से कर रहा हूँ, जिसमें मैं निरंतर प्रयास में लगा हुआ था। ठीक है। मैंने पहले भी यूपीपीसीएस में मेंस दिया है, जिसमें मैं नहीं हो पाया था 2021 में, लेकिन इस बार मेरा यूपीपीसीएस में इस बार हो गया और फिर इंटरव्यू के लिए मुझे चयनित किया गया, तो इसमें मैं सफलता प्राप्त की। मतलब देर आए दुरुस्त आए, वो कहते हैं। जब ये रिजल्ट आया, कल ही आया, तो ऑब्वियसली जब ये रिजल्ट आपको पता चला तो कैसा माहौल था? आपका भाई भी हैं यहाँ पे, माताजी भी हैं, तो घर में किस तरह का माहौल था? बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल था। बाकी मुझे जैसा मेरा इंटरव्यू गया था, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जी, क्योंकि मेरा ज़्यादा खास नहीं गया था, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि है कि मेरा ठीक रैंक आई है। नहीं तो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, लेकिन कुछ तो अच्छा किया होगा आपने, तभी तो ऐसे रैंक में। क्या आपने इसको एनालाइज किया? जहाँ तक मेरा एनालाइजेशन है, मुझे लगता है कि मेरा मेंस ज़्यादा अच्छा गया होगा। मैंने काफ़ी राइटिंग स्किल्स पे काम किया था। काफ़ी मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल होने की वजह से मैंने काफ़ी अपनी ड्राइंग्स और बाकी स्केलिंग और आंसर का रिप्रेजेंटेशन पे काफ़ी ध्यान दिया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे सफलता प्राप्त हुई। जी, मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मेरी कमी हो रही है कि मेरा टाइम पे पेपर नहीं हो रहा। अच्छा। और काफ़ी मतलब आंसर जो है लिखने से छूट रहे थे, पूरा आंसर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो उस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया। काफ़ी टेस्ट सीरीज़ लगाई, जिससे मेरी स्पीड बढ़ी, मेरे लिखने की राइटिंग थोड़ी सुधरी, और जिसके कारण मुझे लगा कि हाँ, अब मैं लिख सकता हूँ पेपर, और मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाता था। तो जैसा आपने बताया कि जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लिया है, तो क्या ये एक अच्छी टूल्स हो सकती है एस्पिरेंट के लिए कि वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज दे, या फिर कुछ और भी चीज़ें उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए? मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ एक बहुत अच्छा विकल्प है। भले ही वो ना जांची जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी लगाओ, लेकिन भले ही ना जांची जाएं, लेकिन हर रोज़ हमें लिखने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। भले ही हम 2-3 पेज लिखें, लेकिन हमें अपने लिखने की प्रैक्टिस को जारी रखना चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एक न्यूज़पेपर को खास ध्यान देना चाहिए, और उससे अच्छी चीज़ें जैसे रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स हैं, उसमें जो खास न्यूज़ हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है कि क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, तो उसे लिख लेना चाहिए। कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर सर? द हिंदू मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा। लोग इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं द हिंदू को प्रेफर करता हूँ। तो इससे यूपीएससी और स्टेट की भी तैयारी हो जाती है? दोनों की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है वो। सर, इतने टाइम आपको लगे, आई थिंक 3-4 साल आपको लगे, तो इस दौरान क्या क्या परेशानियाँ आई थी इस जर्नी में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट
धराशाह हो जाते हैं, लास्ट में सोचते छोड़ दो यार, नहीं करना है। लेकिन आप कंसिस्टेंट लगे रहे और आपको अपने आप पे आत्मविश्वास था कि आप ये कर देंगे। तो आखिर पहले जो स्ट्रगल रही, इसमें क्या क्या स्ट्रगल रही और कहाँ कहाँ पे क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि ये इंटरव्यू सारे एस्पिरेंट देख रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए सर। जैसे कि मैंने तैयारी शुरू करी तो मैं एक पिछड़े वर्ग से आता हूँ। अच्छा। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे मेरी जानकारी इस फील्ड में बढ़ी। जैसे मैंने अपनी कोचिंग की तैयारी की जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से, तो मुझे वहाँ पर बहुत ही अपने सहपाठियों का साथ मिला, जिन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया कि कैसे तैयारी करनी है, काफ़ी गाइडेंस दी और बाकी काफ़ी प्रयासों के बाद मुझे ये रास्ता मिला कि किस तरीके से सही सफलता की प्राप्ति करी जा सकती है और मैंने निरंतर प्रयास करता रहा, जिससे मुझे सफलता मिली। तो जो सहपाठी थे, जो आपके फ्रेंड्स थे, तो उनसे क्या नई चीज़ आपको पता चली जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया आपने इसमें और आपने फाइन ट्यून किया अपनी प्रिपरेशन में? जैसे मेरे सहपाठियों ने काफ़ी मेरी मदद करी और मुझे डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ के बारे में, डिफरेंट बुक्स और नोट्स के बारे में मुझे अवगत कराया। बाकी उन्होंने काफ़ी मेरी मदद करी और उन्होंने मेरे पेपरों को भी जांचा और हम आपस में पेपर को एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली। मेहनत के साथ साथ आपको एक टाइम बाउंड पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो मतलब एक सिटिंग के दौरान आपको पढ़ाई पर फोकस रहे और इधर उधर डिस्ट्रैक्शन ना हो। सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, मोबाइल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है। पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। जी हां दोस्तों, पीडब्ल्यू अब ओनली आईज के साथ मिलकर आपके लिए लेके आया है न्यू बैच सक्षम 2.0 बैच, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, पीडीएफ, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, नोट, डीपीपी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, जहां पे आपको अच्छे तरीके से 69 बीपीएससी और 2024 की यूपीपीसीएस की तैयारी करवाई जाएगी। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम, आप दोनों के लिए है। यहाँ पे बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपकी पढ़ाई की जाएगी। और दोस्तों यही नहीं, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, जैसे लोकेश सर हो गए, वरुण सर हो गए, दीपक सर हो गए। आपको फ्री नोट्स मिलेंगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री मैगजीन जो मंथन करंट अफेयर्स की आती है वो मिलेगी, अपडेटेड सिलेबस एज पर न्यू क्लासेस, इसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये बैच 22 मार्च को तो शुरू हो चुके, लेकिन फिर भी आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और ये 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी। दोस्तों आप इस कोर्स के फी को अगर जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 3999 देना है इन कोर्सेज के बारे में। फाउंडेशन कोर्स ही वो कोर्सेज है दोस्तों जिसमें आपको बेसिक लेवल से एडवांस तक की तैयारी कराई जाती है। इन सभी कोर्सेज पे आपको स्टार्टिंग से लेके अंत तक एक एक चीज बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप भी इस तरह की कोर्सेज देख रहे हैं और आप भी किसी स्टेट के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आप आज ही ज्वाइन करें सक्षम 2.0 69 बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए और सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2024 फाउंडेशन कोर्स के लिए। इसमें तो फी बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी अगर एडिशनल आपको जो है डिस्काउंट चाहिए, तो आप हमारे कोड PSC013 को यूज करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इन कोर्स के लिए, तो आपको इंस्टेंट 500 का भी डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आपको एक न्यूज़पेपर पकड़ना पड़ेगा, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप पढ़ते हैं उसको निरंतर आप उसका एनालाइजेशन करते रहिए और करंट अफेयर से आप जानकारी लेते रहिए। बाकी स्टैटिक बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। एनसीईआरटी सबको ही पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से। और साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, ये सब बुक्स भी, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ये सब बुक्स भी पढ़नी चाहिए साथ में, क्योंकि जैसे स्तर बढ़ रहा है पेपर का, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे एल भाषा में लोग पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा विकल्प है। डीडी बासु है, ये सब बुक्स भी थोड़ी सी पढ़नी चाहिए। एक होता है ना कि बच्चे पढ़ते हैं बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन सही और बेहतरीन तरह से पढ़ें, तभी आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप अपना टाइम टेबल बताइए सर, किस तरह आप सुबह उठते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या था आपका टाइम टेबल? जैसे मैं 7 बजे उठ जाता हूँ और 8 बजे तक तैयार होकर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। ठीक है। 8 बजे से मैं अपने न्यूज़पेपर को लेता था। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा मैं न्यूज़पेपर को नहीं देता। ये मस्ट है कि 1-1.5 घंटे में 1-1.5 घंटा ही देना चाहिए, और उसके बाद उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप लिख लें
और उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे ध्यान दें। मैं अपनी कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स का कोई टॉपिक या कोई चैप्टर पढ़ लेता था, जितना मतलब मुझसे दोपहर तक लंच तक हो जाता था उतना मैं पढ़ लेता था और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख भी लेता था। उसके बाद फिर मैं कोई एक ना एक टेस्ट पेपर लगा लेता था, जिससे टेस्ट पेपर से मुझे स्पीड बन जाती थी। और प्रीलिम्स जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्रीलिम्स और को भी आप देख लेना चाहिए, तो उनके भी एक आधा अगर किसी ने टाइम मिला टेस्ट पेपर लगा लेता था। और इसी तरीके से फिर शाम को थोड़ा सा नोट्स देख लिया रिवीजन के साथ, 7-8 बजे तक पढ़ाई कर लेता था। तो और मतलब हमें लगता है कि 8 घंटे मैक्सिमम, 7-8 घंटे 8 घंटे भी, 8 से 10 घंटे तो चाहिए इस प्रयास में। अगर आप नए हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे चाहे टाइम रिड्यूस भी हो सकता है। सर मेरे चैनल पे बहुत सारे बिगनर्स हैं, नए बच्चे हैं। वो चूँकि आपने जैसे बताया कि नए बच्चे हैं, उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो नए बच्चों को शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतें होती है, समझने में कुछ समझ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो याद करते हैं, उनको याद नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें इनिशियली आपके साथ भी हुआ होगा, तो इस तरह की ट्रॉमा से कैसे बाहर निकले बच्चे और अपने आप को एक सही मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ें और सफलता पाएँ? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार पढ़ने पे ही याद होती है। तो हमें ये चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद नहीं हो रही है उसे एक नोट्स के फॉर्म में हम लिख लें और उनके रिवीजन से 3-4 रिवीजन, 5 रिवीजन और रिवीजन करते रहें टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से वो याद हो जाती है। इसके लिए क्या कोचिंग की ज़रूरत है या सेल्फ स्टडी से भी हम कर सकते हैं इसको? देखिए, जैसे आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल्स खुल गए, उसकी वजह से लगता है मुझे कि अब कोई भी बच्चा कहीं भी बैठकर तैयारी कर सकता है। कोचिंग एक महत्वपूर्ण विकल्प नहीं बचा है। अब ऐसे ऑनलाइन नेटवर्क्स, चैनल सब उपलब्ध हैं कि एक बच्चा कहीं भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैठ के भी मैं मानता हूं कि उतना ही कैपेबल है तैयारी करने के लिए जो एक शहरी बच्चा कोचिंग करके है। बट सर होता क्या है कि रिसोर्सेज बहुत हैं, बड़े बड़े, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि इसका उपाय मेरे ख्याल से तो एक ही है कि एक सोर्स को पकड़ लें, डिफरेंट सोर्सेज पर ना भागें। एक सोर्स को पकड़ के कंटिन्यूस उस पर अपडेट रहे, एक अच्छे सोर्स का चयन करें और उस सोर्स से लगे रहें। डिफरेंट सोर्सेज पे क्या होता है, हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसके साथ नहीं रह पाते। सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से सेम चीज़ बार बार पढ़ते रहते हैं, जिससे हमारा टाइम काफ़ी ख़राब हो जाता है, उससे बचना चाहिए। सर बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टॉपर्स की इंटरव्यू देखते हैं, क्योंकि टॉपर्स उनको रिसोर्सेज बताते हैं। जैसे आपने बताया बेस्ट रिसोर्सेज सेलेक्ट करें और उसी को फॉलो करें। आपके हिसाब से बेस्ट रिसोर्सेज, अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो क्या होने चाहिए, और ज्योग्राफी ऑप्शनल की हो तो क्या हो सकता है बेस्ट रिसोर्सेज? देखिए, सबसे पहला बेस्ट रिसोर्सेज आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें एनालाइजेशन करना चाहिए, वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो। सब प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है, अगर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विकल्प बाइबल है, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे एक स्तर पेपर का बढ़ रहा है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो उसी तरीके से बाकी फिर एनसीईआरटी, वो आपके एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक पढ़नी चाहिए? वैसे तो लोग 6 से 6 क्लास से कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 9th क्लास से लेकर अगर एनसीईआरटी 12th क्लास की जैसे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की एनसीईआरटीज़ हैं, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए सर? ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए जैसे कि मैंने शब्बीर सर की क्लासेस की थी ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए, बाद में उसके बाद मुझे बहुत ही ये पता लगा कि ये सोर्स पूरा नहीं है, तो उसके लिए आपको सविंदर सिंह भी पढ़नी पड़ती है। फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह आती है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लेना चाहिए और बाकी अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, जिसकी मदद से आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से हो सके। वो एक बहुत ज़रूरी कार्य है। सर अगर हम एडवांस बुक की बात करें तो कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट को जीएस के लिए? जीएस के लिए जैसे आपने लक्ष्मीकांत बताया जी, उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए? हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र है। अच्छा, वो एक बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी की बुक है, या फिर इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस है। वो साइंस टेक के लिए आप कोई भी सोर्स, कोई भी ऑनलाइन सोर्स, या पीएमएफ आती है या फिर शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट के लिए जी, ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। और आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स एक नॉन स्टैटिक है, एक जो बदलता रहता है टाइम के साथ, तो हमें ऑनलाइन सोर्सेज से या नोट्स बनाकर उसको देख लेना चाहिए। ठीक है। यूपी
यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों में क्या क्या समानता है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट दोनों की तैयारी पहले ही करते हैं और शायद आप भी कर रहे होंगे, तो इन दोनों में क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि स्टूडेंट दोनों की तैयारी करे वन गो में। जैसे मैंने 2018 में जब अपनी तैयारी शुरू करी तो जब तक यूपीएससी के पैटर्न यूपीपीसीएस में आ चुका था, तो मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी मैंने पहले शुरू करी थी, जैसे ज़्यादातर छात्र करते हैं। लेकिन बाद में मैंने फिर जब असफल प्रयास रहे, जैसे मेरे मेंस में यूपीएससी में ज्योग्राफी में मार्क्स कम रह जाने की वजह से चयन नहीं हो पाता था, तो मैंने अपना ऑप्शनल बदलने का भी सोचा, लेकिन फिर मैंने इस बार ज्योग्राफी से ही देने का फ़ैसला किया, टाइम कम होने की वजह से, तो फिर इस बार मेरा चयन हो गया। लेकिन जैसे कि ये यूपी सरकार का ये कदम है कि ये ऑप्शनल ख़त्म हो रहा है, ये मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है। सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार रिजल्ट आने वाली थी, आपको कैसा लग रहा था कि क्या होने वाला है, कुछ तो सोचा होगा? जैसे कि मेरा मेंस का पेपर गया था, मुझे कॉन्फिडेंस तो था कि मेरा चयन होगा, लेकिन किस पोस्ट पे होगा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। तो ये पोजीशन जो मिली है डीएसपी, आप कितने खुश हैं इस चीज़ को लेके? जी काफ़ी खुश हूँ जी। अच्छा, तो घर में मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, बेटा तो डीएसपी बन गया, अब क्या करना चाहिए? जैसे मेरे परिवार में पहले भी 1-2 लोग पुलिस में रहे हैं, तो मेरे माँ बाप की भी यही तमन्ना थी कि मैं पुलिस ही ज्वाइन करूँ जी। तो अब मैं फैमिली के बारे में बात करूंगा, किनका सपोर्ट रहा? आपके भाई हैं यहाँ पे बैठे हुए, मम्मी पापा हैं, तो इन सब का किस तरह का सपोर्ट रहा है? मेरी फैमिली मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जिन्होंने मेरा हमेशा मोरल बूस्ट किया है और मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। मेरे काफ़ी प्रयासों पर जैसे मेरा सफलता नहीं मिलती थी, तो वो मेरी हम निरंतर मेरा मोरल बूस्ट करते थे और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। डीएसपी आप बनेंगे, इसमें क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किस तरह से आप काम करें, कुछ पता है इसका? जैसे कि ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन ये मुझे पता है कि ये पुलिस की जॉब है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक पुलिस कर्मी का काम होता है। यूपी एज ए स्टेट बड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, इसको इस चीज़ को लेकर आप किस तरह तैयार हैं मेंटली? मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कार्य करूंगा और जैसे कि मेरी रुचि पहले से ही पुलिस में थी, तो मैं इसमें कार्य में लगा रहूँगा और मैं जैसे अपने आप को पुलिस मैन देखता हूँ, तो लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। बहुत बढ़िया। आप यानी आप अपनी सर्विस अच्छी तरीके से देंगे और मेरी दुआ है आपके साथ आप अच्छा करें, अपने स्टेट उत्तर प्रदेश की सेवा करें, वहाँ के लोगों की सेवा करें, इस देश की सेवा करें और जितनी भी ह्यूमैनिटीज़ जो भी जुड़े हैं इस चीज़ से उन सब की सेवा करें, एक अच्छी सर्विस देके। ये हमारी आपके साथ मतलब कि एक दुआ है आपके लिए कि आप और तरक्की करें और नाम कमाएं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके।